हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कल वरुण सर की क्लास आई थी हिंदी की, और कल ही हमने इंग्लिश की क्लास करी थी जिसमें हमने 2015 सितंबर का प्रैक्टिस सेट किया था। अब हम लोग आज फेब 2015 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इंग्लिश का पार्ट उसमें करने वाले हैं। तो ठीक है, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। कल से वरुण सर की क्लास हिंदी की और ये इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद फर्दर और क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए पहले, जैसा कि आपको पता है, हम पैसेज बाद में करते हैं, पहले हिंदी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 121, स्किल्ड रीडिंग इज ए प्रोग्रेसिव, बी डेलिब्रेट, सी कंस्ट्रक्टिव या डी इमेजिनेटिव। स्किल रीडिंग कैसी होती है? प्रोग्रेसिव होती है, डेलिब्रेट होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है या इमेजिनेटिव होती है? बताइए क्या कैसी होती है। डेलिब्रेट का मतलब होता है हमारा जो चीज़ धीरे धीरे होती है, और प्रोग्रेसिव का तो आपको पता ही है, प्रोग्रेसिव मतलब एक तेज गति से होना। डेलिब्रेट होती है हमारी जो धीरे धीरे होती है, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो मतलब निकलता है वो होता है तर्क साध्य, यानी तर्कपूर्वक होना। और इमेजिनेटिव मतलब इमेजिनेशन के थ्रू। तो आप बताइए कि स्किल रीडिंग क्या होती है? तो इसका सही आंसर है सी, कंस्ट्रक्टिव। स्किल रीडिंग कंस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, 122 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 122 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्टिक फॉर लैंग्वेज लर्निंग, वेदर फर्स्ट और सेकेंड। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। प्री रिक्वेस्टिक, जो हमारा प्री रिक्वेस्टिक वर्ड है, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड होना। तो आप मतलब जान सकते हैं इसका मतलब होता है रिक्वायर होना। तो इनमें से आपको बताना है कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। आपको फर्स्ट नंबर पर कौन सी होती है, सेकंड पे कौन सी होती है? ए स्ट्रक्चरल सिचुएशनल अप्रोच, बी स्किल्ड बेस्ड इंस्ट्रक्शन, सी ए मल्टीलैंग्वेज अप्रोच, या डी एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका प्री रिक्वेस्टिक का मतलब होता है हमारा रिक्वायर्ड होना। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो हमारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, इसका सही आंसर है एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ लर्न करते हैं, जब कोई आप लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट अगर मिले, जैसे आप इंग्लिश भी बोलना चाह रहे हैं, इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आसपास अगर इंग्लिश जैसा एनवायरनमेंट मिले, मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग मिले, एनवायरनमेंट वैसा मिले, तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लैंग्वेज लर्निंग होने के लिए। ठीक है, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। मैं इसे जूम कर दे रही हूँ। 123 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। 123 क्वेश्चन है, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड in a remote area of Rajasthan. Since she doesn't know the local language, she faces lots of problem. She should. इसके कहने का मतलब है कि एक हिंदी टीचर है, उन्हें राजस्थान की किसी स्कूल में पोस्टिंग मिली है, और वहाँ पे वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है, और वो लोकल लैंग्वेज नहीं जानती हैं, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? इन सब ऑप्शंस में से आपको देख के लगाना। देखो, हम इंग्लिश जो पेडागोजी है वो हम सबसे पहले इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर आपको उसके क्वेश्चंस आते होंगे तो आप इजीली उसके क्वेश्चंस जल्दी मार्क कर देंगे, जिससे आपको पैसेज पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो आपका वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि पैसेज पढ़ने में टाइम भी लगता है, और पैसेज के क्वेश्चन को केयरफुली भी करना होता है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपको आते होंगे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 123 क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर एक हिंदी टीचर है, उन्हें राजस्थान में पोस्टिंग मिल गई है, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानती हैं, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़े, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो बताइए। ए ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया, उन्हें हिंदी स्पीकिंग एरिया में पोस्टिंग ले लेनी चाहिए। बी फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, तो उन्हें टेक्स्ट बुक पे फोकस करना चाहिए, जो हिंदी से ही हिंदी में ही होती है जो वो टेक्स्ट बुक, उन पर फोकस करना चाहिए।
सी यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज रिसोर्स वाइल टीचिंग, जो बच्चे की लैंग्वेज है, जो बच्चे वहाँ पे जो लैंग्वेज है उनकी, उसे ही एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए टीचिंग में। या डी एनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड्स हिंदी, आप मतलब कम्युनिटी को कम्युनिटी जो है वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो है उसे एनकरेज करना चाहिए कि उन्हें हिंदी बोलनी चाहिए। तो आप बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए इनमें से। तो देखिए इसका एक सबसे सही तरीका है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सी, यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज रिसोर्स वाइल टीचिंग। देखिए टीचिंग की जो बच्चे की लैंग्वेज है आपको उसे रिसोर्स करना चाहिए, उसे एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए अपनी टीचिंग में। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा वही लैंग्वेज सीख पाएगा जो बच्चा वो बोल रहा है। अगर आप देखिए आप उसे हिंदी पढ़ा रहे हैं लेकिन हिंदी उसे आती ही नहीं है, तो वो कैसे, मतलब आप तो बोलते रहेंगे, वो बच्चा क्या समझ रहा है उस चीज़ को, है ना। तो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि उसकी जो लैंग्वेज है आप उसमें उसे पढ़ाएं। तो अपने जो चाइल्ड की बच्चे की लैंग्वेज है वहाँ पर उसे ऐसा रिसोर्स यूज़ करना चाहिए आपको टीचिंग में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है सी। 124 क्वेश्चन पे आते हैं। 124 क्वेश्चन आप लोग आंसर देंगे इसका। 124 क्वेश्चन है, while teaching children to read, at which point should the teacher focus on comprehensions? मतलब आप जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे आपको ऐसा कौन सा पॉइंट है जब टीचर को फोकस करना चाहिए कॉम्प्रीहेंशंस पे, मतलब समझने पे फोकस करना चाहिए। ए, व्हेन चिल्ड्रन रीच क्लास सेकेंड, जब बच्चा क्लास सेकेंड में पहुंच जाए उसके बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस करना चाहिए। बी, आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, जब बच्चे ये सीख जाए कि कैसे डिकोड करना है चीज़ों को तब आपको ये चीज़ करनी चाहिए। या सी, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, या स्टार्टिंग से आपको करनी चाहिए। या डी, वन चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक, मतलब जब बच्चा मास्टर्ड फोनिक होता है एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स, एक सीखने की टेक्निक ही होती है एक तरीके से ये। तो जब बच्चा अल्फ़ाबेट्स बोलना समझना सही से सीख जाए उसके बाद करना चाहिए। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 124 का सही आंसर होगा। 124 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। 124 का सही आंसर होगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी सी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन पे स्टार्टिंग से ही बच्चे के फोकस करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनके कॉम्प्रीहेंशन पे, उन्हें समझाने पे सबसे पहले स्टार्टिंग से ही फोकस आपको करना चाहिए, ठीक है। चलिए 125 क्वेश्चन, Here is a list of tasks commonly included in a language classroom। ये कुछ लिस्ट है, टास्क की लिस्ट है जो कि लैंग्वेज क्लासरूम में यूज होती हैं। विच ऑफ दीज सीज चिल्ड्रन एज एक्टिव लर्नर, इनमें से क्या आपको बताएगा कि बच्चा जो है एक एक्टिव लर्नर है। तो ये लिस्ट दी हुई है टास्क की, तो आपको इनमें से सही ऑप्शन चूज करना है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सी टास्क जो है वो ये बताएगा कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। ए, चिल्ड्रन वर्क इन अ ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम, मतलब एक बच्चा, मतलब जो बच्चे हैं वो ग्रुप में काम कर रहे हैं और इंटरप्रिटेशन कर पा रहे हैं पोएम का। इंटरप्रिटेशन होता है व्याख्या करना, तो पोएम की आपको व्याख्या कर पा रहे हैं। बी, चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन ऑन अ पोएम, जो बच्चे हैं वो करेक्ट आंसर, पोएम के जो क्वेश्चन हैं उसके करेक्ट आंसर को याद कर पा रहे हैं। सी, चिल्ड्रन राइट आंसर टू क्वेश्चन गिविंग एट द एंड ऑफ द पोएम, बच्चे जो हैं वो जो क्वेश्चन के एंड में पोएम के क्वेश्चंस को उनके आंसर कर पा रहे हैं। डी, या चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, या बच्चे बोर्ड पे आंसर को कॉपी कर पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, कि आप कैसे मानेंगे कि जो बच्चा है इनमें से वो जो टास्क कर रहा है तो बच्चा एक एक्टिव लर्नर है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए, चिल्ड्रन वर्क इन अ ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पोएम। जब बच्चे क्लासरूम में ग्रुप बना के उन पोएम जो आपकी पोएम है उसकी व्याख्या कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज हो रही है, बच्चा एक एक्टिव लर्नर है, जल्दी से चीजें सीख रहा है। ये जो आप समझ सकते हैं। चलिए 126 क्वेश्चन, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट राइटिंग शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन A, keeping the word limit, B, using idioms and metaphors, C, correct spelling and grammar, या D, expressions and ideas। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस चीज पे फोकस होना चाहिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। The assessment of student writing should most importantly focused on, तो इसका सही आंसर हमारा होगा expressions and ideas, expression and ideas, ठीक है। चलिए 127 पे आते हैं। 127 क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रंस ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट
focus on important foundation of learning literacy. Which of the following classroom practice enables oral language development? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी क्लासरूम प्रैक्टिस जो होती है वो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ाती है. ए, मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोएम इंडिविजुअली इन अ कोरस. बी, कोरस रीडिंग ऑफ अ स्टोरी इन अ टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द टीचर. अच्छा, कोरस का मतलब जो होता है कि साथ में एक तरीके से रीड करना, मतलब एक साथ चीज़ें करना. सी है हमारा प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इन अ कोरस. या डी, पार्टिसिपेटिंग इन अ रोल प्ले ऑन फेवरेट स्टोरीज. इनमें से कौन सी जो प्रैक्टिस है क्लासरूम प्रैक्टिस वो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को बढ़ाएगी, इनेबल करेगी, यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं वो इनेबल हो पाएगा या फिर लागू हो पाएगा. तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा. मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग पोएम्स इंडिविजुअली इन अ कोरस, यानी जो पोएम है उसे याद करना एक साथ. या कोरस रीडिंग ऑफ ए स्टोरी ऑफ टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद द टीचर, टीचर के साथ बच्चे जो हैं वो टेक्स्ट बुक की स्टोरी को रीड करें. या प्रैक्टिसिंग द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड इन अ कोरस, या साथ में जो वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसकी प्रैक्टिस करें. या पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले ऑफ फेवरेट स्टोरीज के जो प्लेज हैं उस पर वो रोल प्ले करें, जो मतलब फेवरेट प्लेज जो होते हैं उस पर वो रोल प्ले करे कुछ, तो तब जाके उसका ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा. तो इसका सही आंसर है डी. आप लोग समझ सकते हैं इसका सही आंसर डी क्यों है, क्योंकि देखिए जब बच्चे रोल प्ले करते हैं, जब बच्चे अपने फेवरेट स्टोरीज जो होते हैं उसमें रोल प्ले करते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, तो उनकी ओरल जो लैंग्वेज होती है वो अच्छे से डेवलप होती है, उन्हें बोलना अच्छे से आता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो. अगर उस लैंग्वेज में बच्चे प्ले कर रहे हैं, उस चीज़ को समझ के बोल रहे हैं, तो उनका ओरल डेवलपमेंट होता ही है. तो इसीलिए ओरल डेवलपमेंट के लिए प्लेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोल अच्छा प्ले करते हैं. ठीक है, 128 की बात करते हैं. 128 question. A teacher in class 3rd realizing that vocabulary development is an important factor or in enabling student to become better readers of the following, which might be a good strategy to vocabulary development. इनमें से कौन सी चीज़ vocabulary development के लिए अच्छी होगी, बताइए आप लोग. इसका सही आंसर बताएंगे. इसके ऑप्शंस हैं. ए, स्टूडेंट अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड मेक सेंटेंस विद देम, या तो स्टूडेंट जो है डिफिकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करे और उससे सेंटेंस बनाए. बी, स्टूडेंट लर्न टू यूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गेस द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स, वो न्यू वर्ड्स को गेस करें. सी, न्यू वर्ड्स के मीनिंग्स को गेस करें. सी, स्टूडेंट मेमोराइज एक्सटेंसिव वर्ड लिस्ट फॉर सिनोनियम एंटोनियम्स, वो सिनोनियम एंटोनियम्स की मेमोराइज करें. या डी, स्टूडेंट कंसल्ट अ डिक्शनरी वेदर दे कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, जब भी एक नया वर्ड आए वो एक डिक्शनरी खोले. तो आप वोकैबुलरी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए. इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि जब नए वर्ड्स आते हैं तो जब कोई बच्चा जब उसे अंडरलाइन करता है, अंडरलाइन करने का तो उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करता है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि वो नए नए वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे बढ़ा रहा है, कैसे उसकी वोकैब्स अच्छी होगी, कैसे उसे नए नए वर्ड्स, क्योंकि देखो जब तक आप वर्ड याद कर लेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही बच्चा उस वर्ड को जहाँ अप्लाई करना है वहाँ वो अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उस वर्ड का कोई यूज़ नहीं है ना. इसी तरीके से जब जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है या जो हम लोग भी होते हैं, जब हम कोई नया वर्ड सीखते हैं तो जब हम उसे अप्लाई करके सीखते हैं तो हमें वो काफ़ी टाइम तक याद रहता है. इसलिए वर्ड्स को अंडरलाइन करके उनके सेंटेंस बना के सीखने से वोकैबुलरी डेवलपमेंट होगा. ठीक है, चलिए 129 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग. 129 क्वेश्चन है, मिसेस सिन्हा आस्क प्रेडिक्शन क्वेश्चन as she reads aloud a story of class 3rd student. she does this, वो क्या करती है, वो मतलब प्रेडिक्शन क्वेश्चंस पूछती है. मतलब जैसे कोई स्टोरी बना रही है, एक मिसेस सिन्हा है वो कोई स्टोरी बता रही है, तो प्रेडिक्शन क्वेश्चन पूछती है. जैसे आप कोई स्टोरी बता रहे हैं तो आप आगे पूछते हैं कि अच्छा आगे क्या होगा बच्चों बताओ, या आगे क्या होगा, तो वो सब चीज़ें आप क्लास 3rd स्टूडेंट से पूछ रहे हैं. वो ऐसा क्यों कर रही है. ए, इम्प्रूव स्टूडेंट वोकैबुलरी बच्चों की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए. बी, मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग, स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. सी, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशंस पे फोकस करने के लिए. और डी है हेल्प स्टूडेंट रिमेंबर इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन द स्टोरी, या बच्चों को ये बताने के लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स, स्टोरी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने के लिए. आपके हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा,
इसका सही आंसर होगा सी, फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशंस। वो स्टोरी को समझाने के लिए कि आगे क्या हो सकता है, कैसे होगा, उनके बच्चों की कॉम्प्रीहेंशंस को अच्छी बनाने के लिए वो स्टोरी को प्रेडिक्शन कर रही हैं, उसके क्वेश्चंस की प्रेडिक्शन कर रही हैं। देखिए हमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें सारे आंसर ही सही लग रहे होते हैं, लेकिन हमें हमारा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देना होता है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा सही आंसर होता है उस क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए क्वेश्चन को अगर आपको ज़रूरत पड़े आप 1, 2, 3 बार भी रीड कर लीजिए, मतलब हाँ टाइम लिमिट के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसी क्वेश्चन को रीड करते रह गए पूरे टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है। 1, 2, 3 मतलब इतना टाइम नहीं लगता। अगर किसी क्वेश्चन को आपको 2, 3 बार रीड करना पड़ जाए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको असल में क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए 130 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। 130 क्वेश्चन है हमारा। बिफोर स्टूडेंट स्टार्ट रीडिंग आई स्टोरी टाइटल ब्रेव बिट्टो, the teacher initiates a discussion with them on bravery. What is the teacher trying to achieve through this activity? कहने का मतलब ये है कि कोई टीचर स्टोरी सुना रही है बच्चों को ब्रेव बिट्टो की, लेकिन उससे पहले वो ब्रेवरी के बारे में बताती है, यानी बहादुरी के बारे में बताती है। टीचर बच्चों से बहादुरी के बारे में डिस्कस करती है। तो उसका कहने का क्या मतलब है, वो इस एक्टिविटी से क्या करना चाह रही है? ए, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, नॉलेज जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे की वो बताना चाह रही है। एक्टिवेट द इंटेलेक्चुअल स्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल स्टेंस जो है वो एक्टिवेट करना चाह रही है। सी, एक्टिवेट एंथुसियाज्म इन स्टूडेंट्स, और या डी, एक्टिवेट द एफरेंट स्टेंस इन स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा कि टीचर ही जानना चाह रही है कि बताना चाह रही है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो इसका सही आंसर होगा ए, एक्टिवेट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स। इंटेलेक्चुअल स्टैंड का मतलब होता है हमारा बौद्धिक रुख। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चों को बौद्धिक रुख में बताना चाह रही है, उसके उस थ्योरी मतलब जो हमारी स्टोरी है उसका बौद्धिक रुख क्या है ये बच्चे को बताना चाह रही है। एंथुसिज्म का मतलब होता है हमारा जोश, यानी बच्चों के अंदर जोश बताना चाह रहे हैं, है ना। और या फिर एफर्ट स्टैंड का मतलब होता है एक तरीके से बच्चों पर प्रभाव डालना चाह रही है। तो हम टीचर जो क्या चाह रही है, टीचर चाह रही है कि जब वो स्टोरी सुना रही है बच्चे को ब्रेव बिट्टो की, तो उससे पहले वो ब्रेवरी के बारे में बता रही है, ताकि वो बच्चे का जो पुराना ज्ञान है, बच्चे मतलब एक तरीके से बहादुरी होती क्या है, अच्छा आप लोग क्या समझते हैं बहादुरी से। टीचर चाह रही है कि बच्चे का जो पुराना ज्ञान है, जो एक बच्चे के अंदर पता है कि बहादुरी होती क्या है कैसा है करके, वो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जान सके। ठीक है, 131 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट टू पेरेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर विच स्टूडेंट कैन डू व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कि स्टूडेंट्स अपनी भाषा मतलब जो भाषा है वो अच्छे से सीख रहा है। एक तरह व्हाट स्टूडेंट कैन डू विद लैंग्वेज, स्टूडेंट अपनी भाषा के साथ क्या कर रहा है। अपनी भाषा का मतलब क्या है, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आपके पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा कि आप इंग्लिश में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो आपके टीचर या पेरेंट्स को किस तरीके से पता लगे, इनमें से किस तरीके से बेस्ट तरीके से पता लग सकता है। ए, नेशनल करिकुलम एंड सिलेबाई, बी, लिस्ट ऑफ कोर्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सी, मार्क्स इन अ टेस्ट, या डी, पोएम और पैराग्राफ रिटन बाय द स्टूडेंट। आप जल्दी बताइए आप इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा डी, पोएम एंड पैराग्राफ रिटन बाय द स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर डी क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब आप पैराग्राफ पोएम्स लिखते हैं तभी तो आपके पेरेंट्स को अच्छे से पता लग पाएगा, क्योंकि जब आपकी वो कॉपी देखेंगे या बच्चे कॉपी देखेंगे, टीचर्स कॉपी देखेंगे सॉरी, तो अच्छे से पता लग पाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट में कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना आप उसे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तभी तो पता लग पाएगा ना कि बच्चे के पोएम और पैराग्राफ के थ्रू उसकी कितनी गलतियां हो रही हैं या वो कितने अच्छे से लैंग्वेज को सीख रहा है। ठीक है, चलिए 132 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ अ स्टूडेंट इज मेकिंग प्रोनाउंसिएशन एरर, द बेस्ट वे टू हेल्प हिम और हर इज टू। अगर एक बच्चा प्रोनाउंसिएशन एरर कर रहा है, यानी प्रोनाउंसिएशन में गलतियां कर रहा है, तो आप कैसे उसे सही करेंगे। आप ए, प्रोवाइडिंग हिम द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलिएशन, या तो उसे बताइए आप लोग, अच्छा आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना है इसको कि आप क्या करेंगे। क्या बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, मतलब सही तरीके से बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, विदाउट ह्यूमिलेशन, मतलब बिना डांट फटकार के उसे अच्छे से बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा। बी, कॉल हिज और हर पेरेंट्स एज कंप्लेन एंड कंप्लेन, आप उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उसकी कंप्लेन कर देंगे। सी, स्कोल्ड हिम या हर इन क्लास फॉर इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, या उसे डांटेंगे आप कि बेटा कि आपने बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। या डी, मॉक एट हिम
और हर इन क्लास इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो या आप उसकी हंसी उड़ाएंगे कि आपने बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन किया है। एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है प्रोवाइडिंग हिम या हर विद द बेस्ट विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विदाउट एनी ह्यूमिलेशन। बिना डांटे फटकारे, बिना डांट के उसे, बिना ह्यूमिलेट करे उसे बताएंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है। ठीक है। 133 की बात करेंगे। स्क्रिबलिंग इज अ स्टेज ऑफ ए स्पीकिंग, बी लिसनिंग, सी राइटिंग या डी रीडिंग। तो जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इन्हें आप देख के ही लगा सकते हैं, जो आपके मन में आराम से आएंगे, देख के आप आराम से लगा सकते हैं। जैसे स्क्रिबलिंग का क्वेश्चन है ये, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताइए। स्क्रिबलिंग जो होता है वो एक राइटिंग की स्टेज होती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है। 134 क्वेश्चन। 134 अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। जो एक प्राइमरी टीचर होता है उसे जो रीडिंग है वो कैसे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए? ए स्टोरीज के थ्रू, बी पिक्चर बुक के थ्रू, सी अल्फाबेट बुक के थ्रू या डी फोनिक टीचिंग के थ्रू। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका भी तो हम देख के लगा देंगे। इसका सही आंसर है पिक्चर बुक के थ्रू। जब आप पिक्चर बुक के थ्रू किसी बच्चे को चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसे और ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं वो चीज़ें। ठीक है, चलिए आज का हमारा पेडागोजिकल लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद हमारे पैसेज करेंगे हम। तो पेडागोजिकल लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ए डजन। अच्छा, डजन की स्पेलिंग चूज सही करनी है। तो डजन किस तरीके से लिखाया था? इस तरीके से लिखाया था, इसका करेक्ट आंसर है। बस हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस खत्म हो गए। चलिए अब हम अपना पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद हम जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। ठीक है। As district employee officer, my father was giving a jeep by the government. As a district employment officer, मेरे फादर को एक जीप मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। There was no garage, no in the office, so the jeep was parked in our house. मतलब वहाँ कोई गैरेज नहीं था, तो इस चक्कर में जो जीप जो होती थी वो हमारे घर में खड़ी होती थी। माई फादर रिफ्यूज टू यूज इट टू कम्यूट टू द ऑफिस। मतलब वो जो मेरे फादर थे वो घर में जीप जरूर खड़ी होती थी पर वो ऑफिस वगैरह जाने में उसका यूज़ नहीं करते थे। ही टोल्ड अस दैट द जीप इज एन एक्सपेंसिव रिसोर्सेज गिवन बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो जीप है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब एक तरीके से कि सरकार ने हमें वो जीप दे रखी है, एक्सपेंसिव रिसोर्स है। he replied to us that it was not his jeep but the government jeep। उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि ये जो जीप है ये हमें गवर्नमेंट ने दी है और ये गवर्नमेंट की ही जीप है, ये हमारी पर्सनल जीप नहीं है। insisting that he would use it only the tour of the interiors। वो सिर्फ इस जो जीप को जो मेरे फादर थे वो सिर्फ टूर्स वगैरह के लिए यूज़ करते थे। ही वुड वॉक टू द ऑफिस ऑन नॉर्मल डेज, और नॉर्मल डेज में वो सिर्फ ऑफिस चल के जाते थे। ही ऑल्सो मेड श्योर दैट वी नेवर सेट ऑन द गवर्नमेंट जीप। वो हमेशा ही ध्यान रखते थे कि हम गवर्नमेंट जीप में ना बैठें। वी कुड सिट इट ओनली व्हेन इट वाज स्टेशनरी। मतलब जब वो खड़ी रहती थी हम तभी उसमें बैठ सकते थे बस। दिस वॉज आवर चाइल्डहुड लेसन गवर्नमेंट्स अ लेसन दैट कॉर्पोरेट मैनेजर्स लर्न टू हार्ड वेस्टी एंड नेवर डू दैट। ये हमारा बचपन का एक लेसन था। ठीक है, ज़्यादा उसमें दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। द ड्राइवर्स ऑफ द जीप वॉज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट ड्यू टू एनी अदर मेंबर ऑफ माई फादर्स ऑफिस। जो ड्राइवर थे उस जीप के उन्हें वैसी रिस्पेक्ट दी जाती थी जैसी किसी अदर मेंबर को दी जाती थी मेरे फादर के ऑफिस में जो अदर एम्प्लॉयज़ थे उनकी जैसी रिस्पेक्ट ड्राइवर को भी दी जाती थी। एज ए स्मॉल चिल्ड्रन वी वर टॉट नॉट टू कॉल हिम बाय हिज नेम। हम जब बच्चे थे तो हमें बचपन में बता दिया गया था कि हमें उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाना है। We had to use the suffix dada whenever we were to refer to him in public or private। जब भी हमें उन्हें पब्लिक में या प्राइवेट में, मतलब लोगों के सामने या अकेले घर में हमें उन्हें बुलाना होता तो हम उनके नाम के बाद सफिक्स सफिक्स का मतलब होता है बाद में लगाने वाली चीज़। तो हम उनके नाम के आगे सफिक्स दादा लगाते थे। मतलब अगर उनका नाम जो भी उनका नाम है उसके बाद हम उन्हें दादा बोलते थे। तो सफिक्स हम उनके आगे एक एज अ रिस्पेक्ट के थ्रू हम उन्हें दादा दादा मतलब एक बड़े भाई के थ्रू हम उन्हें दादा लगाते थे। ठीक है। When I grew up to own a car and a driver by the name of Raju was appointed। जब मैं बड़ा हुआ मैंने एक कार ली और मैंने उसके ड्राइवर को अपॉइंट किया। तो उसमें जो ड्राइवर थे जो ड्राइव करते थे उनका नाम राजू था। I repeated the lesson to my टू स्मॉल डॉटर्स। मैंने बचपन में सीखा वही मैंने अपने दोनों बच्चों को बताया। जो मेरी दो छोटी बच्चियाँ थी मैंने उन्हें भी वही चीज़ बताई। ये सारी चीज़ें जो हमारे ऑथर है वो ये कह रहे हैं। दे हैव एज अ रिजल्ट ग्रोन अप कॉलिंग हिम राजू अंकल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनी ऑफ देयर फ्रेंड्स हु रिफर टू देयर फैमिली मेम्बर एज फैमिली ड्राइवर्स एज माई ड्राइवर्स। तो जो बच्चे थे उनके बच्चे थे
जो हमारे ऑथर हैं उनके बच्चे थे, उनके बच्चे जब बड़े हुए तो वह अपने ड्राइवर को राजू अंकल कह के बुलाते थे, जबकि वहाँ के उनके साथ के जो दूसरे बच्चे थे वो सब अपने फैमिली ड्राइवर को माई ड्राइवर कह के बुलाते थे. When I heard that the terms from a college going person, I cringed. To me the lesson was significant. You treat small people with much more respect than you treat big people. मेरे लिए लाइफ का लेसन ये है कि हमें अपने से जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, है ना, छोटे लोग तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं उन्हें, जो हमारे ऊपर काम करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर सब कोऑर्डिनेट्स दैन योर सुपीरियर्स. मतलब हमें अपने सब कोऑर्डिनेट्स, अपने साथ काम करने वाले लोगों को और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने सुपीरियर से भी ज़्यादा. जैसे जो बड़े होते हैं, हमसे ऊपर होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, हम उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. हमें उनके साथ साथ हमारे साथ वालों को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए. ठीक है, चलिए हमने पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया. जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं. क्वेश्चंस हमारे, द ऑथर्स फादर वुड नॉट अलाउ टू यूज़ द जीप बिकॉज उसके जो ऑथर्स के फादर थे वो जीप क्यों नहीं यूज़ करने देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये हमारा प्राइवेट व्हीकल नहीं है. तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं. ऑप्शन है हमारा इट वॉज नॉट देयर प्राइवेट व्हीकल. देखिए पहले में आंसर आ गया, पहला ये हमारा सही है. द अगले भी पढ़ लेते हैं. द रोड्स वर फुल ऑफ पथॉल्स, नहीं. ही वॉज एफ्रेड टू एक्सीडेंट, बिल्कुल भी नहीं. द जीप वॉज इन अ बैड कंडीशन, बिल्कुल भी नहीं. तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है. इट वॉज नॉट देयर प्राइवेट व्हीकल, वो गवर्नमेंट ने दी थी. द ऑथर थॉट हिज चिल्ड्रन टू, क्या सिखाया था ऑथर ने अपने बच्चों को, टॉट हिज चिल्ड्रन टू बी फर्म विद सर्वेंट्स. फर्म का मतलब होता है हार्श होना, एक तरीके से रूड होना. तो टू बी फर्म विद सर्वेंट्स. B, to treat small people with respect. C, maintain a discreet distance from the servants. मतलब इसका मतलब है कि क्या हमें दूरी रखनी चाहिए क्या सर्वेंट्स वगैरह से, बिल्कुल भी नहीं. या D है, बी काइंड टू स्मॉल पीपल, या जो स्मॉल पीपल हैं उनसे काइंड होना चाहिए. जिसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ट्रीट स्मॉल पीपल विद रिस्पेक्ट. उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं. ठीक है, 138 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग. द ऑथर वॉज critical of his children's friend because their attitude is servants smoked off. देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया. ये हमारा कहाँ आया था अभी पैसेज में, ये था हमारा ये लाइन. देखिए when I hear that the term from the college person I cringe. ठीक है, तो ये लाइन आई थी. तो हमारा क्या है, द क्रिटिकल ऑफ हिज स्टूडेंट फ्रेंड्स बिकॉज देयर एटीट्यूड ऑफ देयर सर्वेंट इज मेक्ड. सॉरी, ये वाली लाइन ये है कि जब अपने ड्राइवर्स को माई ड्राइवर कह के बुलाते थे, ठीक है, तो उन्हें बुरा लगता था जब वो देखते थे कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चों के फ्रेंड्स हैं, वो उन्हें माई ड्राइवर कह के बुला रहे हैं. तो इसका सही आंसर क्या होगा, द ऑथर वॉज क्रिटिकल फॉर हिज चिल्ड्रंस फ्रेंड बिकॉज देयर एटीट्यूड ऑफ सर्वेंट्स स्मैक्ड ऑफ एरोगेंस. वो जो सर्वेंट्स हैं उन्हें एरोगेंस के साथ बुलाते थे, उन्हें माई ड्राइवर कह के बुलाते थे. ठीक है, इसका सही आंसर होगा एरोगेंस. 139 क्वेश्चन का भी 139 होगा. 139 क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द ऑथर एटीट्यूड टू, अच्छा ये तो हो गया, नहीं हुआ. द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्वेंट कैन डिस्क्राइब, हाँ नहीं हुआ. द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्वेंट कैन डिस्क्राइब एज, जो ऑथर्स का एटीट्यूड था सर्वेंट की तरफ, वो कैसा था, रिस्पेक्टफुल था, डिफरेंट था, रोटेशनल था, एफर्शनेट था. तो इसका सही आंसर होगा कि वो रिस्पेक्टफुल था, है ना. जो ऑथर थे वो अपने सर्वेंट्स को रिस्पेक्टफुल तरीके से बुलाते थे. चलिए 140 क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिफ्यूज्ड इज. रिफ्यूज्ड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, रिफ्यूज का अपोजिट वर्ड क्या होगा. इसका रिफ्यूज्ड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है एक्सेप्टेड. रिफ्यूज मतलब होता है किसी चीज़ को रिफ्यूज कर देना, और एक्सेप्ट मतलब होता है उसे अपनाना. रिफ्यूज मतलब अपनाने का उल्टा समझ लीजिए, छोड़ देना. चलिए 141, इसका 141 होगा. 141 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए. द वर्ड दैट कैन रिप्लेस रिट्रीटेड इज अ रिवाइज्ड. बी रिपीटेड. सी रिकॉल्ड या रिकंसीडर्ड. तो रिट्रीटेड का मतलब जो होता है वो होता है हमारा बार बार दोहराना, एक तरीके से कह सकते हैं दोहराना. तो इसका आंसर होगा रिपीटेड. इसका बी इसका सही आंसर है रिपीटेड. ठीक है, इसका सही आंसर है बी रिपीटेड. अगला पैसेज पढ़ लेते हैं. अगला पैसेज है रामानुजन के बारे में. रामानुजन कौन थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे. ठीक है, Ramanujan was born on 2 December 1887 in Erode, South India, as the eldest of the family of 6 children. 6 बच्चों में सबसे बड़े थे रामानुजन. कब जन्म हुआ था, 2 दिसंबर 1887 को. ठीक है, इन द नवंबर 1892 he entered the town
high school at Kumbakonam as the half fee scholarship holder and passed the matriculation examination in 1904. 1892 में उन्होंने टाउन हाई स्कूल में एंटर लिया हाफ फीस स्कॉलरशिप पे। वो हाफ फीस स्कॉलरशिप होल्डर थे और उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया 1904 में। ठीक है। इन द स्कूल ही बिकम द माइनर सेलिब्रिटी, वो एक सेलिब्रिटी बन गए थे। वॉकिंग ऑफ द मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस ऑफ एकेडमिक ब्रिलियंस, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मेरिट सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस थे एकेडमिक ब्रिलियंस के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे, उनका मैथ्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो उनके पास मेरिट सर्टिफिकेट्स थे एंड प्राइजेस थे बहुत सारे एकेडमिक ब्रिलियंस के। दिस स्कूल नरिश्ड हिम द 6 year, ब्रिंगिंग हिम एज क्लोज एज ही वुड एवर कम टू सेटिस्फाई एकेडमिक एक्सपीरियंस। तो वो उस स्कूल में 6 साल पढ़े और उन्हें बहुत अच्छा एकेडमिक एक्सपीरियंस अच्छे से मिला। व्हेन ही वाज इन 7th standard ही गेव क्लियर एविडेंस ऑफ हिज मैथमेटिकल गिफ्ट्स। he could read off the square roots of natural number and specific number of places। जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे उन्हें बहुत क्लियर मिल गया एविडेंस कि हाँ भाई मैथमेटिक्स उन्हें एज अ गिफ्ट मिली हुई है, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो आराम से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते थे, नंबरों के स्क्वायर रूट निकाल सकते थे, स्पेसिफिक नंबर्स के भी, नंबर्स ऑफ प्लेसेस तक, मतलब एक जितने नंबर ऑफ प्लेसेस तक स्क्वायर रूट निकालना होता था वो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्लेस तक स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। ही कुड पॉइंट द इनडिटर्मिनेट नेचर ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। ही कुड पॉइंट, उन्होंने पॉइंट किया था कि इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो इनडिटर्मिनेट नंबर आएगा, ये उन्होंने पॉइंट किया था। रामानुजन्स मदर द फैमिली बीइंग क्लोजर टू पेनरी टुक इन कॉलेज स्टूडेंट। ये जो होता है पेनरी टुक जो होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं जैसे आजकल पीजीज होते हैं ना, कुछ वैसा ही आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स को पीजी की तरह रखा था एज बॉर्डर्स। ये होते हैं हमारे बॉर्डर्स जो होते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं उन्हें बॉर्डर्स की तरह रखा, जैसे बोर्ड्स वगैरह में पढ़ते हैं जो। हु नोटिस रामानुजन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स बॉट हिम पेनरी टुक जो होता है वो होता है हमारा गरीबी, एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी घर में जो होता है एक तरीके से पैसों की कमी होने लग गई थी, तो उनकी मदर ने कॉलेज स्टूडेंट्स को बॉर्डर्स की तरह रखा था, यानी एक एज अ पीजी की तरह रखा था। वो नोटिस रामानुजन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, जिन्होंने रामानुजन का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था वो अच्छे से देखा और उन्हें कॉलेज से अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह ला के दी। ठीक है। लोनरी टिक्नोमेट्री वॉज वन सच टीजर विच ही मास्टर्ड। तो लोनरीज जो टिक्नोमेट्री थी उसमें वो मास्टर्स थे, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक तरीके का खजाना था, इसमें वो मास्टर्स थे। बुक जो होती है वो खजाने की तरह ही होती है। ड्यूरिंग 1906-1912 रामानुजन वॉज कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयर टू अर्न हिज लिवलीहुड। तो जब वो 1906 से 1912 में थे या 1912 में थे, तो वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे। विद हिज नोटबुक्स एज हिज ओनली रिकमेंडेशन ही sought the patronage of V. Ramaswamy Iyer, the foundation of Indian Mathematical Society, who was at Tirukovilar and asked for a critical job for his office। तो उन्होंने अपनी नोटबुक्स के रिकमेंडेशन में ही उन्होंने कहा था, उन्होंने नोटबुक का अपना रिकमेंडेशन दिया उन्हें, सॉर्ट आउट द पैट्रोनेज ऑफ वी रामास्वामी अय्यर, उनके पास उन्होंने जाके सहायता मांगी थी और उन्होंने कहा था कि जो कि फाउंडर थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी हु वाज एट तिरुकोविलर में जो मैथमेटिकल सोसाइटी थे उनके फाउंडर थे, उन्होंने जाके इनसे सहायता मांगी थी कि आप मुझे क्लैरिकल जॉब दे दीजिए अपने ऑफिस में। द फॉर्मर हैज़ नो माइंड टू स्मूथर Ramanujan's genius and sent him back to the Madras a letter of introduction to P.V. Sesu Iyer। उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया था, क्योंकि उन्हें रामानुजन की जीनियस इतना वो नहीं था, तो उन्होंने उसे वापस भेज दिया था मद्रास और विद अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू पीवी सहसु अय्यर। उन्होंने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन के साथ उन्हें वापस भेजा था पीवी सहसु अय्यर के पास। देन एट द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, और वहाँ से प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास भेज दिया था। ही गेव इन टर्न रामानुजन अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू द ट्रू लवर ऑफ मैथमेटिक्स आर रामचंद्रन राव, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेल्लोर। तो उन्होंने वहाँ उसे भेजा था, रामानुजन को वहाँ पे भेजा था। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। तो ये जो था ये रामानुजन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्या था रामानुजन की? जब उन्हें
जब उन्हें रिकमेंडेशन लेटर पे भेजा गया था, किन के पास, आर रामाचंद्रन राव के पास, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ नेल्लोर के पास, ठीक है। On the advice of P.V. Shesu Iyer, Ramanujan communicate his theorems on divergent series in historical letter dated 16 January 1913 with G.S. Hardy, who were 10 years senior to Ramanujan। जो एक G.S. Hardy जो थे, जो रामानुजन से 10 साल सीनियर थे, उन्हें एडवाइस ऑफ पीवी सेसु अय्यर के एडवाइस पे रामानुजन ने उनसे कम्युनिकेट किया था उनकी थ्योरम्स के लिए, ठीक है, एक लेटर के थ्रू, जिसमें डेट कितनी थी, 16 जनवरी 1913, विद द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ गिलबर्ट वॉकर एंड सपोर्ट गिवन बाय द इंडियन साल्वर्ट, द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास अवॉर्डेड इट्स फर्स्ट स्कॉलरशिप टू रामानुजन टू स्टडी ऑफ कैम्ब्रिज। पर्सनल गिलबर्ट वॉकर का पर्सनल इंटरेस्ट और इंडियन साल्वर्ट के सपोर्ट के कारण यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने फर्स्ट स्कॉलरशिप दी थी रामानुजन को स्टडी इन कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, आगे कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए रामानुजन को स्कॉलरशिप दी थी। ओवर द नेक्स्ट 3 months रामानुजन रिकवर्ड 4 लॉन्ग लेटर फ्रॉम हार्डी, who have already spurred into the action, advised the Indian office of his wish to bring him the Cambridge। तो अगले 3 महीने में रामानुजन को 4 बड़े बड़े लेटर्स हार्डी की तरफ से रिसीव हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि और एडवाइस किया था इंडियन ऑफिस को कि हम मतलब रामानुजन को वापस कैम्ब्रिज से इंडिया को बुला लिया जाए, है ना, वापस ब्रिंग हिम टू कैम्ब्रिज, ठीक है, वापस टू ऑफ हिज विश टू ब्रिंग हिम टू कैम्ब्रिज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। 142 क्वेश्चन है, मेरिट सर्टिफिकेट एंड प्राइजेस अवॉर्डेड टू रामानुजन एट स्कूल आर अ प्रूफ ऑफ हिज कमिटमेंट, बी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, सी सिंसियरिटी, डी डेडिकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, इसलिए उन्हें अवार्ड्स और प्राइजेस मिले थे, ठीक है। 143 रामानुजन्स मदर टुक द कॉलेज स्टूडेंट एज बोर्डर्स बिकॉज, उन्होंने अपने जो कॉलेज स्टूडेंट थे उन्हें बोर्डर्स की तरह क्यों रखा था घर में, क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं थी। तो ए, द फैमिली वॉज ऑन द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, इसका सही आंसर है ए, यही पता लग गया। और भी पढ़ लेते हैं। शी वांटेड टू गिव हर सन ऑल द कंफर्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल नहीं, शी वांट टू गिव हर सन ऑल द कंफर्ट ऑफ लाइफ, ये तो क्वेश्चन आंसर भी रिपीट, वो ऑप्शन भी रिपीट हो गया। ये डी है, शी हैड टू पे ह्यूज डेब्ट्स, बिल्कुल भी नहीं, उनके पास कर्ज नहीं था, उनके पास बस गरीबी आ रही थी। तो 144 का आंसर बताइए। द टर्निंग पॉइंट ऑफ रामानुजन्स लाइफ क्या थी। अभी हमने पढ़ा था रामानुजन्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, ये देखिए हमने कहाँ पढ़ा था, ये वाला, जब नेल्लोर के कलेक्टर ने उनसे मतलब इन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। तो चलिए इसका आंसर सही लगा देते हैं। द टर्निंग पॉइंट ऑफ रामानुजन्स लाइफ कौन सा था, सी, हिज नेम वाज रिकमेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नेल्लोर का, ठीक है। 145 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी आप लोग। 145 क्वेश्चन, द सपोर्ट रामानुजन रिसीव फ्रॉम हिज स्कूल सजेस्ट दैट, जो रामानुजन को स्कूल से सपोर्ट मिला था, वो क्या नहीं, हाँ सपोर्ट मिला था स्कूल से, वो क्या सजेस्ट करता है, अ फॉर्चुनेट फेवर दोज हु डेयर, बी अ टैलेंटेड पर्सन नीड नरिशमेंट टू द फ्लोरिश, सी लक इज मोर इम्पोर्टेंट देन पेट्रोन्स, या डी सपोर्ट और नो सपोर्ट मैन विद टैलेंट फॉर आईएएस। तो उनके कॉलेज ने उन्हें सपोर्ट किया था, तभी वो अपना टैलेंट बहुत अच्छे से जान पाए थे। तो इसका सही आंसर होगा ए टैलेंटेड, इसका आंसर होगा बी, अ टैलेंटेड पर्सन नीड्स नरिशमेंट टू फ्लोरिश। एक मतलब कहते हैं ना कि नरिशमेंट का मतलब होता है उन्हें देखभाल चाहिए होती है। जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जो किसी और चीज़ में भी अच्छे होते हैं, अगर उन पे ध्यान दिया जाए, अच्छे से उन्हें देखभाल की जाए, उनके गुणों को और निखारा जाए, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बस वही वाली बात है इसमें, ठीक है। 146 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी आप लोग। 146 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। रामानुजन वाज ऑफर्ड अ जॉब इन कैम्ब्रिज, बी रामानुजन डिड नॉट गेट मच मोर सपोर्ट फ्रॉम हिज स्कूल, सी रामानुजन्स मदर डिड नॉट वांट टू गो टू अब्रॉड, या सी सेसु अय्यर वाज अ रामानुजन पैट्रॉन। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि देखिए उन्हें ऑफर नहीं मिला था, उन्हें स्टडी के लिए वहाँ जाना पड़ा था कैम्ब्रिज, और इसमें रामानुजन डिड नॉट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, उन्हें बहुत सपोर्ट मिला था अपने स्कूल से। रामानुजन्स मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो अब्रॉड, बिल्कुल भी ये बात गलत है, क्योंकि उनकी मदर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है। 147 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन बचे, जल्दी कर लेते हैं। द फ्रेजल वर्ब, अच्छा ये तो देख के करने वाले क्वेश्चन है। द फ्रेजल वर्ब रील ऑफ मीन्स टू, रील ऑफ का मतलब होता क्या है। 147 क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। रील ऑफ का मतलब क्या होता है,
से क्विकली, फिशिंग, सी रिहर्स इजीली या डी आर्टिकुलेट फास्ट। तो इसका सही आंसर है सी रिहर्स क्विकली, फ्रेजल वर्ब का सॉरी रिहर्स इजीली। इसका सही आंसर क्या है 147 का रिहर्स इजीली, सॉरी इसका सही आंसर है से क्विकली, इसका सही आंसर है से क्विकली। रील ऑफ का मतलब रील ऑफ का जो फ्रेजल वर्ब है वो है से क्विकली। 148 द क्लोजेस्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड स्मूदर इज, अच्छा स्मूदर है, स्मूदर वर्ड का जो होगा वो सिनोनियम क्या होगा, जल्दी बताइए 148 क्वेश्चन का आंसर। 148 क्वेश्चन, स्मूदर का मतलब होता है बुझाना, तो इसका सही आंसर होगा स्टिफल, सिनोनियम इसका क्या होगा स्टिफल। अच्छा 149 क्वेश्चन द एंटोनियम ऑफ द वर्ड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का एंटोनियम बताइए, रिकमेंडेशन का एंटोनियम क्या होगा डिसअप्रूव, एक होता है रिकमेंडेट करना और दूसरा होता है डिसअप्रूव करना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का है 150 क्वेश्चन द वर्ड दैट कैन बेस्ट रिप्लेस नरिश्ड इज ए गिफ्टेड, बी सेंड, सी सपोर्ट या डी सर्व। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 150 का सही आंसर क्या होगा, नरिश्ड को बेस्ट रिप्लेस किस वर्ड से किया जा सकता है, इसका सही आंसर है सपोर्ट। मैंने अभी बताया था कि सपोर्ट देना चाहिए, जो पढ़ने में अच्छे हैं या जो किसी और चीज़ में भी अच्छे, अगर उन्हें सपोर्ट मिलता है तो आगे चल के बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो वही चीज़ इसका सही आंसर क्या होगा सपोर्ट। इसके आज का हमारा फैब 2015 का हमने क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट किया है, इंग्लिश का एक पार्ट कंप्लीट करा है, उसके अलावा कल फिर से एक पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग बताइए कि आप पेपर कैसा लगा, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं करा है, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन आएंगी तो जल्दी क्लासेस की, तो जैसे भी आएगी वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू।